हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति का प्रथम नियम। और वो क्या था, अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर अपन को स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में, तो उसे मोशन में लाने के लिए या रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। वो एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या था कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो याद रखेंगे फर्स्ट लॉ में क्या था, फर्स्ट लॉ में था एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब ये टर्म क्या है, मतलब बाह्य असंतुलित बल बोलते हैं इसे, असंतुलित बल। ठीक है, जरा समझते हैं। देखो जैसे ये मार्कर है ना, हाँ ये मार्कर अभी मेरे हाथ में रेस्ट में, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स, हाथ में क्या लगाया एक्सटर्नल फोर्स, वो अनबैलेंस्ड है, तब जाके ये मूव हुआ यानी रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन अगर सोचो मैं इसको इधर से भी लगाऊं और इधर से भी लगाऊं, दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, अब क्या होगा, कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, लेकिन फोर्स तो लग रहा है और वो एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल भी, लेकिन वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है क्योंकि इधर वाले ने इधर वाले को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स लगे हैं बट वो कैसे हो गए, बैलेंस्ड। तो ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। बाह्य असंतुलित बल अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो उसके मोशन में क्या आता है, चेंज आता है। बस ठीक है, यही अपना फर्स्ट लॉ है, बढ़िया है। उसके अलावा मैंने लो ऑफ इनर्शिया वगैरह बता दिया था, मास से कैसे रिलेटेड होते हैं। अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। और इनर्शिया क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस किसको रेजिस्ट करता है, वो मोशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा रेस्ट में रहना चाहता है कि नहीं। जैसे छोटा पार्टिकल, मान लो एक आलू है, तो उसको आपको धक्का देना क्या होता है, आसान पड़ता है, लेकिन आलू की बोरी को धक्का दो थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया। तो मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। चलो ये था हमारा कल का डिस्कशन। आज अपन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले मैं कुछ एक इवेंट डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखो मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, ठीक है ना, जैसे बुक के अंदर भी दिया हुआ है, टेनिस खेल रहे हो और टेनिस की बॉल आकर आपको लग भी जाती है तो आपको इतनी ज्यादा चोट लगती नहीं है, ठीक है ना। अगर थोड़ी स्पीड से आती है तो भी नहीं लगती। लेकिन वहीं पे जो क्रिकेट वाली सीजन बॉल होती है, अगर वो आके लग जाए तो चोट लगती है, अगर उतनी स्पीड से आए तो, ठीक है जी। अब मान लेते हैं आप क्या हो, सड़क के ऊपर खड़े हो और एक साइकिल आ रही है, बहुत ही मतलब स्लोली स्लोली आ रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है, लेकिन वो अगर आपसे भिड़ जाए, टक्कर दे दे आपको, ठीक है ना। साइकिल आई और साइकिल ने आपको टक्कर मारी तो क्या होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत चोट आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा आपकी जान ही चली जाए। अब सोचो अगर उतनी स्पीड से ट्रक आ रहा होता तो आपका चकनाचूर होना तय था, ठीक है ना। क्या हुआ, इन दोनों में हो क्या रहा है, बेसिकली स्पीड तो सेम ही थी ना, मतलब मैं बोलूं वेलोसिटी क्या थी, सेम ही, लेकिन फिर भी काम अलग अलग हो रहे हैं दोनों तरीके से। एक और चीज सोचते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं जाके ट्रक को भिड़ जाता हूं तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है ना, हाँ, यानी ट्रक अगर बहुत धीरे आ रहा है तब भी मेरा काम हो गया। चलो अब क्या करता हूं, मास को बहुत कम कर देता हूं, ऐसा लग रहा है कि ट्रक बहुत भारी है ना, मास बहुत ज्यादा उसके पास, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। चलो हम हल्का कर देते हैं, एक गोली ले ले, बंदूक से निकलने वाली गोली, वो बहुत हल्की सी होती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तब भी अपना काम हो सकता है। अरे हो ही जाता है, हो सकता है क्या, हो ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। किस किस में, एक तो जो इनकी स्पीड आ रही है, यानी स्पीड वर्ड अच्छा नहीं है, अब वेलोसिटी बोलूंगा मैं क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में बात करनी है, सदिश रूप में। तो एक तो वेलोसिटी और दूसरा क्या है, मास। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो क्या है, रिलेशन है। और ये न्यूटन ने पता लगा लिया कि इनमें क्या रिलेशन है, और इन दोनों को रिलेशन को बोलते हैं मोमेंटम, संवेग, ठीक है ना। तो अपना आज का जो पहला वर्ड ही है वो क्या है, मोमेंटम, ठीक है ना, संवेग। और ये तो फिजिक्स का खास वर्ड है कुल मिलाकर। इसको पी से लिखते हैं, ठीक है ना, डिनोट किससे करते हैं, पी से। एंड पी का मतलब होता है मोमेंटम, और पी मैथमेटिकली रूप में कैसे लिखा जाता है, मास इनटू में वेलोसिटी, है ना, द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। अगर कैसे बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंट,
ठीक है, ये बात समझ आ गई ना। अब ये देखो, मास जो होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बट जो ये वेलोसिटी है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो कुल मिलाकर जो ये मोमेंटम है ना, ये भी कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी राशि होती है, वेक्टर, यानी सदिश राशि होती है। ठीक है सर, यानी कुल मिलाकर इसके पास क्या होगी, दिशा भी होगी ना, हाँ होगी दिशा, ये बात समझ में आती है। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, मास है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। दो चीज आ रही है, मोमेंटम के पास क्या है, मास है और वेलोसिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी सर, इन दोनों को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया ना, इसकी यूनिट निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो इसकी यूनिट से। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मास की यूनिट क्या होगी, अगर मुझे मोमेंटम की यूनिट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी और इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ, ये मास है ना, और मास की यूनिट क्या होती है, बोलो बोलो, मैं सही लिख देता हूं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, आप किस में नापते हो, किलोग्राम में, किलोग्राम हो गई। ठीक है सर, इनटू वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी 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 डिस्प्लेसमेंट। अरे थोड़ा याद कर लो ना, वेलोसिटी क्या बोलते थे अपन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही बोलते थे ना, विस्थापन बट्टा समय। तो ये क्या हो गया, विस्थापन को किस में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं, मीटर में, डिवाइड बाई क्या होगा, सेकंड। तो यहां रख दो ना, मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो मोमेंटम की यूनिट है वो क्या आ गई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। इसके पास क्या चीज होगी, डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कुल मिलाकर अगर कोई पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इसका मतलब है उसका मोमेंटम भी किधर हो रहा है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट याद रखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी mv। p बराबर क्या याद रखोगे आप, तो p बराबर याद रखोगे mv, बस। ये क्या होता है, ये मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम, संवेग होता है। मैं एग्जांपल नंबर 1 छोटा सा करा रहा हूं। मान लेते हैं कोई एक, जैसे वो अपना ट्रक वाला था, ठीक है ना, और ट्रक का मास है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कितना टन ले लो, टन में होता है, ज्यादा ही होता है, 40 टन है, 40 टन है, ऐसे ले लो 4000 kg है, मास कितना है ट्रक का, इतना हो गया। और जो वेलोसिटी है वो मान लेता हूं कि कितना से आ रहा है, वो 9 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड है। अब इस किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदलना बताया था ना, क्योंकि आपको ये सारी की सारी जो यूनिट है ना वो ऐसा यूनिट लेनी है। ऐसा ही का मतलब अगर लेंथ होगी तो वो मीटर में होगी, एंड मास होगा किलोग्राम में होगा, टाइम होगा सेकंड में होगा। अब आपने लेंथ को ले लिया किलोमीटर में, टाइम को ले लिया आर में, ये नहीं चलेगा, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और ये किस ओर जा रहा है, मैं मान लेता हूं साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी कितनी आ गई, 9 इंटू में, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। अच्छे से याद ही होगा मेरे ख्याल से, ये चीज़ तो आपको मैंने अच्छे से कराई है। इससे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आएगा, 5/2, यानी कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड, इतने से आ रहा है। मोमेंटम निकालो जरा इसका, कितना है मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम आ रहा है 4000 इंटू में 2.5। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, ये 2.5 है, 2.5 को 4 से गुणा करिए 10 आएगा, 10 तो आएगा, और घात 3, और ये रही 2 3 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट बदल कर बोलना, ये किसका आ गया, उस ट्रक का मोमेंटम आ गया। वहीं पे अपन बात करते हैं एक बुलेट की, ठीक है ना, ये बात करी मैंने ट्रक की, बुलेट की। जो बुलेट होती है, मैं मान लेता हूं उसका मास है 2 ग्राम, ज्यादा होता है वैसे, 5 ग्राम ले लेते हैं, चलो 5 ग्राम, लेकिन उसकी वेलोसिटी होती है, मान लेते हैं 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। ध्यान से कैलकुलेट करते हैं इसका मोमेंटम, p इक्वल टू कितना आएगा, m इंटू वी। हाँ भैया, यहाँ मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई ना, यहाँ जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। ये वाली डायरेक्शन ऐड कर दो इसके अंदर, जैसे साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन यहाँ चिपकाओगे तो वही क्या बन गई, मोमेंटम की डायरेक्शन भी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे तो p इक्वल टू कितना आएगा, मास कितना है 5 ग्राम, ये ग्राम है, लेकिन हमें तो किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए ना। जब किलोग्राम में लाना है तो ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 का भाग दे देते, सीधी सी बात है, तो 1000 का भाग दे दो, कितना आ गया किलोग्राम, 5/1000 गुणा वेलोसिटी कितनी है 300, टिचुक 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 टिचुक, कुछ कटा गया, ये आ गया 15/10, ये है ना, 5 × 15/10, ये बचा गया 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, इस बुलेट का मोमेंटम आ गया। यानी जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका क्या होगा, मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सीधी सी बात है, वो तो बढ़ेगी, स्पीड का मतलब है मेरा वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसका मोमेंटम बढ़ता ही जाएगा।
ये बात तो सर समझ में आ गई, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी इस वाले लेक्चर के लिए, इसलिए मैंने पहले आपको वो समझा दिया, अच्छे से समझ आ गया होगा। मोमेंटम क्या होता है, बोलो बोलो फिर से, P इक्वल टू mv। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसमें एक चीज आता था एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर किसी उसके मोशन में चेंज हुआ है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स की कैलकुलेशन है वो आएगा कितना, वो कौन बताता है, वो सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ का काम क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का कैलकुलेशन करना, एक्सटर्नल फोर्स की कैलकुलेशन करना। वो कैसे बताई, न्यूटन ने बोला अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज, मैंने ये नहीं बोला कि वेलोसिटी चेंज है या मास है, उन दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो जाए। देखो P बराबर क्या है, mv है ना। अब ये किस रूप में, वेक्टर रूप में। ये ऊपर ऐसे तीर लगाने का मतलब होता है सदिश के रूप में, ठीक है ना, वेक्टर के रूप में। ये 11th क्लास में ज्यादा अच्छे से समझाते हैं, बट आप अभी मान के चलिए ये वेक्टर रूप में। तो बताओ ये चीज कब चेंज हो सकती है, ये मोमेंटम कब बदल सकता है। आप बोलो सर मास बदल जाए तब भी तो चेंज हो ही गया ना। जैसे ही मास बदला तो क्या होगा, मोमेंटम बदल जाएगा, और मोमेंटम बदलेगा तो क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान ले तो आप क्या हो, एक रेडी के ऊपर खड़े हो, ठीक है ना, और रेडी के ऊपर खड़े खड़े क्या कर दो, छलांग मार दो, मार सकते हो ना। पहले इसका मास कुछ और है, अब आप जैसे ही छलांग मार दोगे तो मास कम हुआ कि नहीं हुआ, तो मास बदल गया। अगर आप किसी वेलोसिटी से जा रहे थे उसको छोड़ो, वो वेलोसिटी तो बदल ही जाएगी, पक्की बात है, क्योंकि क्या आ जाएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। मास बदला तो मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया सर। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक ट्रॉली है और उसके अंदर बालू रेत भरी हुई है बढ़िया तरीके से, फुल, जैसे मकान बनाते हैं ना उसके लिए लेके आ रहे हो, तो बालू रेत के अंदर ये ट्रॉली हुई, इस तरीके से इसके अंदर क्या भरी हुई है, बालू भरी हुई है, और वो ऊपर से खाली होती है, पूरी ऊपर तक भरी हुई है, ठीक है, और ट्रैक्टर से जोड़ के इसको लेके जा रहे हैं आगे की ओर, बढ़िया बढ़िया। अचानक बारिश होने लग जाए, अचानक बारिश होने लग जाए तो क्या होगा, ऊपर से पानी आके गिरेगा ना इसके ऊपर, और वो जो पानी है वो भी इसके अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मास बढ़ने लग गया ना। मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जैसे ही मास बढ़ा तो मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अरे इनमें से कोई एक बदले, मोमेंटम बदला कि नहीं बना, बस मोमेंटम बदलेगा तो एक्सटर्नल फोर्स आएगा, यही न्यूटन सेकंड लॉ है। दूसरा, मास कैसे बदल सकता है, जैसे मान लो पानी का टैंकर है और उसका पीछे से नल खोल रहा है और फिर वो जा रहा है, तो भी तो मास कम हो रहा है ना, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अरे ये सारी चीजें है ना वो डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करी जाती हैं, 11वीं के अंदर करी जाती हैं। आपको इतना नहीं सोचना, आपको जो पढ़ना है उसके अंदर आपको मास नहीं बदलेगा, ठीक है। 9th क्लास के अंदर मास नहीं बदलता है, 11th में बदल जाता है। आपको जो बदलना है वो क्या बदलनी है, वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक गेंद लो और दीवार पे मारो खींच के, जैसे ही दीवार पे मारोगे वो बॉल क्या होगी, जाएगी, कोलाइड करेगी और वापस आएगी। क्या उसका मास बदलेगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि हाँ थोड़ी सी रह गई वहीं पे, नहीं, पूरी की पूरी आने वाली है। इसका मतलब था कि देखो वो उधर गई, तब मोमेंटम किधर था, इधर था। चलो इधर समझा दो, इधर मारा आपने तो ऐसे बोला कि टपक टपक वापस आई ना, अरे आएगी नहीं। तो इसका मतलब था पहले जब जा रही थी तब उसका मोमेंटम इधर था, वेलोसिटी इधर थी ना, हाँ, लेकिन जब आ रही है तो उसका मोमेंटम किधर होगा, इधर। मोमेंटम बदला कि नहीं बदला, क्यों बदल गया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई। क्या बदल गई, डायरेक्शन। देखो ये जो v है ना, ये बड़ा काम का है, इसमें दो चीज आती हैं, एक तो आता है मैग्नीट्यूड और दूसरी आती है डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ऐसे जा रहा है 54 मीटर पर सेकंड एंड नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, ऐसे मान लेता हूं, है ना। तो दो चीजें, इसको बदलने के लिए अब तीनों में से किसी एक चीज को बदल सकते हो, या तो मास को बदल दो, या इसमें से दो चीज होती हैं, या तो इसको बदल दो। जैसे 54 को बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 60 कर दिया, या 48 कर दिया, 40 कर दिया, कम कर दो तो भी क्या हो गया, वेलोसिटी बदल गया। या डायरेक्शन बदल दो, क्या बदल दो, डायरेक्शन। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज बदल गई तो मोमेंटम बदला, और जैसे ही मोमेंटम बदला एक्सटर्नल फोर्स आएगा। नहीं बस समझे, तीन चीज है, P बराबर mv, या तो m बदल दो, बदल दिया, m बदलेगा तो भी मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स आएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें, या तो मैग्नीट्यूड बदल दो, ठीक है ना, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो चेंज कर दो, वो चेंज करी तब भी क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी क्या हो गया, मोमेंटम चेंज। नहीं समझा रहा, आप क्रिकेट खेला कभी, तो क्रिकेट के अंदर गेंद आ रही होती है, वो आ रही होती है तब आपकी तरफ है, उसका मोमेंटम किधर है, आपकी तरफ है। लेकिन आपने जोर से बैट घुमाया तगड़े तरीके से, लेकिन बैट घुमाने के बाद क्या हो गया, वो उधर जाने लग गई, तो आई इधर गई उधर, मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्शन बदल दी ना। और डायरेक्शन नहीं, आपने तो स्पीड भी बढ़ा दी भाई, बैट की हेल्प से क्या होती है, उसका वी है ना वो भी तो बढ़ जाएगा, पहले वी कम था, है ना। गेंद किसी ने धीरे फेंका, आपने जोर से मारा शॉट, जैसे ही जोर से मारोगे तो क्या होगा,
उसका v बढ़ जाएगा तो मोमेंटम मिल जाएगा। बस मोमेंटम में जो चेंज है उसको कैसे कैलकुलेट किया न्यूटन ने, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने भी, और फिर उन्होंने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, मैं आपको एवरेज फोर्स बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो वो जो एवरेज फोर्स आया, मैं एफ से लिख रहा हूं, एफ का मतलब है बल, ठीक है ना। वो क्या आया, उसने बोला कि चेंज इन मोमेंटम, क्या कर दो, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। और ये जो फोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल होगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल होगा। अब मैं हिंदी वालों के लिए लिख दूं, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो देखो जरा ध्यान से, संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या था, तीनों में से कोई एक बदल दो, या तो ये बदल दो, एम बदल दो, या वी में से दो चीज हैं, या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। हाँ, तीनों एक साथ बदल सकते हो, ऐसे नहीं है कि एक बदलेगा तो बदलेगा ना, कुछ ही बदलो, तीनों बदलो तब भी आएगा, ठीक है ना। आपको तो कुल मिला के क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। ये निकाल देना तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। नहीं समझ आई क्या बात, एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। अब देखो इसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में देख पा रहे हो ना, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, है ना। तो फोर्स ये कम होगा कि ज्यादा होगा, वो एक तो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि चेंज कितना हुआ, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर भी करता है ना। अब मान लो बहुत ही कम टाइम के अंदर चेंज आ गया तो फोर्स बहुत ज्यादा आ गया। देखो ना, अगर ये नीचे वाला कम रहता है तो फोर्स उतना ही ज्यादा आता है कि नहीं आता। अरे ये तो डिनोमिनेटर में है ना, हर में है, जो हर में चीज बड़ी हो गई, अगर अचानक से बड़ा हो गया टाइम, तो क्या होगा, फोर्स क्या आएगा, कम से कम आएगा ना। हाँ, लेकिन अगर टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ, जैसे मैं ऐसे ला रहा हूं, ऐसे ये थप्पड़ मारा, इसमें क्या हुआ, टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन ऐसे मानो चटाक, ज्यादा चोट लगेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। देखो हाथ का मास है वो तो दोनों टाइम सेम ही रहा, हाथ का मास है वो दोनों टाइम सेम है। हाँ, स्पीड का फर्क पड़ रहा है, स्पीड का फर्क पड़ रहा है। दूसरी बात ये सोचो कि जैसे ये गेंद है, मैं ऊपर से छोड़ूं और वो जाए और टप्पा खा के तुरंत का तुरंत, अपन को तो पता भी नहीं चलता कितना टाइम लिया, 1 सेकंड नहीं लेता है भाई। तुम ये सोचो, ऐसे गेंद को मैंने फेंका और दीवार पे खाया, और खा के पहले इधर जा रही है, तुरंत के तुरंत इधर आ गई, तुरंत के तुरंत ही इधर आ गई। भाई बहुत फोर्स आता है, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उसके लिए। अभी अपन कैलकुलेट भी कर लेंगे कि कितना चाहिए होता है। दूसरा, जैसे फुटबॉल रखा है ग्राउंड के ऊपर और जोर से आपने किक मारा उसको, है ना। आप ये सोचो कि एक जस्ट आपसे, मतलब जो आपका पैर है वो इसको टच करने से जस्ट पहले रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, उसके तुरंत बाद में किसमें आ गया, ये मोशन में आ गया। टाइम बहुत कम हुआ, टाइम बहुत कम, अगर टाइम बहुत कम हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स जो होगा आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, एक्सटर्नल फोर्स। अब इसको देखो कई प्रैक्टिकल्स में भी अपन काम में ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान वाले खिलाड़ी क्या होते हैं, कैच छोड़ ही देते हैं, है ना, शायद उनको कैच लेना ही नहीं आता। अगर वो ढंग से इसका पालन करें, ढंग से पालन करें ना, तो आराम से कैच ले सकते हैं। कैच लेने के लिए क्या करना है, इनको टाइम बढ़ाना है। देखो जो गेंद आ रही है, जैसे मान लो ये मेरे पास गेंद है, वो मेरे पास आई है, ये आई, वो गेंद सबके पास वैसी आती है, लगभग सेम हाइट तक आती है, ऐसे आई और मैंने कैच कर लिया। ये कैच करने का तो गलत तरीका है, कैच करने का सही तरीका क्या होगा, ऐसे, ये वाला। देखो इसमें क्या हुआ, पहले वाले में क्या हुआ, मैंने हाथ यहीं रोक दिया ना, यहीं पे कैच कर लिया। दूसरे वाले में क्या हुआ, ऐसे नीचे तक लेके जा रहा हूं, नीचे तक लेके गया तो देखो चेंज इन मोमेंटम दोनों बार क्या होगा, सेम ही है ना। चेंज इन मोमेंटम दोनों जगह क्या है, सेम है, लेकिन टाइम पहले वाले में तुरंत रोक दी मैंने, तुरंत रोक दी, तो टाइम क्या लिया मैंने, बहुत कम लिया। टाइम अगर कम हुआ, टाइम जैसे ही कम हो तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो हाथ को लगेगी ना, तो छूट भी सकता है, छूट तो सकता है, पूरी संभावना है। हाँ, लेकिन अगर मैं टाइम बढ़ाता हूं, देखना जरा ध्यान से, यहां तक लगेगा हाथ को, तो हाथ को हमेशा नीचे लेके जाते हैं। तुम देखना कभी भी कोहली वगैरह जब कैच लेते हैं ना, तो हमेशा कैच ऐसे लेते हैं, इस हैंड से, इस तरीके से, वो ऐसे हाथ को ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं पूरा ऐसे ऊपर करके, और फिर नीचे करते हैं ऐसे। और कुछ खिलाड़ी तो ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे लेते हैं कैच। इसमें हुआ क्या कि उन्होंने टाइम को बढ़ा दिया, जैसे ही टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम दोनों जगह कैसे है। सपोज करिए आपको अपनी छत से छलांग लगानी है ना, छत से छलांग लगो तो आप कूदो, आपके बचने की संभावना कब होगी, अगर मैं 2 ऑप्शन दूं, एक है कि आपको बालू रेत के अंदर कूदना है, या एक मस्त टाइल वाला क्या है, फर्श है, उसके ऊपर कूदना है। सीधी सी बात है, बालू रेत में कूदेंगे सर, क्यों, क्योंकि उसमें चोट कम लगेगी। चोट कम लगेगी का मतलब है फोर्स कम लगेगा, सीधी सी बात है, फोर्स कम लगेगा। कैसे, आप ऊपर से नीचे कूदे, दोनों टाइम पर आपका वेलोसिटी सेम रहेगा। जब आप कूद रहे हो ना नीचे, उस टाइम क्या आएगा, वेलोसिटी तो सेम आएगा, मास आपका वही है, तो मतलब मोमेंटम वही है। और मोमेंटम में लास्ट में आप रुक गए,
रुक गए ना तो मोमेंटम फाइनल वाला जीरो हो गया, यानी चेंज इन मोमेंटम जो आया, चेंज इन मोमेंटम वो दोनों ही जगह सेम है, दोनों जगह, या फर्श पर भी वही है और बालू पर भी वही है। परंतु बालू में ऐसा क्या है, हाँ ये तो सोचते हैं, जैसे आप फर्श पे कूदोगे तो फर्श पे कूदते क्या होगा, ऐसे यहीं रुक गए, कूदते ही रुक गए, कूदते ही रुक गए, अरे यार ये टाइम तो बहुत कम हो गया, कूदते ही रुक गए ना, टाइम तो बहुत कम हो। जैसे ही टाइम कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा आएगा, अगर फोर्स ज्यादा आ गया तो चोट तो लगेगी भाई। दूसरा, बालू के अंदर क्या होगा, आपके जो पैर होते हैं वो नीचे की ओर धस जाते हैं ना, तो उनको रुकने में टाइम ज्यादा लग रहा है, उनको रुकने में टाइम ज्यादा लग रहा है, और जैसे ही टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो दूसरा, पहला तो क्या है चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा क्या है टाइम पर, ठीक है ना। टाइम जितना कम रहेगा उतना ही क्या आ जाएगा, फोर्स ज्यादा आएगा, और टाइम ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल रूप देना चाहता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, मैंने पूरा समझा दिया वैसे। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज निकालना है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है ना, यही तो चेंज होता है। तो इसको लिखूंगा मैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है जितना टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है ना, जनरली इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बात समझ आ गई ना, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो हम पहले एक दो क्वेश्चन किसके कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम के, है ना, चेंज इन मोमेंटम का पहला इक्वेशन कराता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पार्टिकल है ना, और वो इधर दीवार खड़ी है, मैं मान लेता हूँ गेंद है, और इसका मास है 1 kg, वो ज्यादा ले रहा हूँ, बट 1 इसलिए ले रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन में आसान रही, पी इक्वल टू एम वी, और वो 30 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, वो आएगी भिड़ेगी और भिड़कर वापस आ गई 30 मीटर पर सेकंड। बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो P बराबर देखना है, क्या निकालना है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, यही निकालना है ना। देखना ये कैसे राशि है, सदिश राशि है, तो इसमें दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल किधर है, इधर वाली डायरेक्शन, मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको पॉजिटिव मान लो ना, हाँ, तो ये किधर आई, ये मैं मान लेता हूँ इसका मास कितना था m, और वेलोसिटी कितनी है फाइनल वाली v, फाइनल वाली कितनी मान लूँ v, तो mv हुआ कि नहीं हुआ सर, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m इंटू में u, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ भाई। मास, मास तो दोनों जगह एक एक ही है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर v आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर u आएगा। v कितना है, v 30 इधर आया ना जी सर, इधर आया माइनस, इनिशियल किधर है, इधर जा रहा है। अब आपने क्या किया है, इस वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, तो पक्की बात है ना, ये वाली डायरेक्शन कौन सी बनेगी, माइनस। अगर कोई इधर जा रहा है वो प्लस में जा रहा है, तो इधर वाली कौन सी होगी, माइनस। तो ये इनिशियली इधर जा रहा है ना, प्रारंभ में इधर जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है, माइनस, तो इसका मतलब ये आएगा -30। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +30, तो कितना आएगा 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या आ चुका है, चेंज इन मोमेंटम आया है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये 1 सेकंड के अंदर आई है, ये मतलब टकराई और वापस आने में इसको 1 सेकंड का टाइम लगा, तो जैसे ही मैं 1 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, फोर्स आएगा, क्या आएगा, फोर्स, और उस फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ये समझ गए ना, तो अपन को 2 काम करने होंगे यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम निकालना रहेगा। अभी पर्सन करते हैं किताब वाले, डोंट वरी, लेकिन एक चीज बता दूं मैं, यूनिट ऑफ फोर्स, ये न्यूटन भाई साहब के नाम पे ही दी गई है। एक तो लिखते हैं इसको न्यूटन और एन, बड़ा एन लिख दो, इसका मतलब क्या है, न्यूटन। लेकिन अगर इसके अंदर देखना हो तो इसके अंदर क्या आ चुका है, चेंज इन मोमेंटम, एफ बराबर क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो सर आप चेंज इन मतलब ये मोमेंटम है ना, ऊपर चेंज इन मोमेंटम क्या, मोमेंटम है ना, ऊपर किसकी यूनिट आएगी, मोमेंटम की, नीचे किसकी आएगी, टाइम की। सर दोनों का डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बोलो यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, अभी भी शिकायत है मैंने सर, P बराबर होता है mv, m होता है किलोग्राम, v होता है मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई ये कितना है, सेकंड, और ये सेकंड गुणा हो जाएगा आपस में, कितना जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ आ गई ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है ना, ये समझ आया, यूनिट समझ आ गई, ठीक है। अब मैं वापस उस चीज पे आता हूँ, एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल जो है वो किसके बराबर आया था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है सर। डेल्टा पी किसके बराबर था, बोलो एम वी माइनस एम यू, ना, ये वेक्टर रूप में लिखे गए एम वी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, चलो मैं पूरा कर देता हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। पी फाइनल क्या होता था, एम वी माइनस एम यू, मैं मान के चल रहा हूँ मास नहीं बदला है, बदल सकता है लेकिन, डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो एफ एक्सटर्नल बराबर, ध्यान से देखो, m तो बाहर आ जाएगा दोनों में कॉमन, और ये क्या बना, v माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है ना,
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो इससे हमें पता चला कि जो f बराबर है वो m और ये एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको क्या लिख देते हैं ma। तो f बराबर ma भी लिखा जाता है। इसी चीज को f बराबर क्या लिखा जाता है, m। ये चीज आपको याद होगी, एक मैंने पिछले चैप्टर के अंदर करवा दिया अच्छे से, एक्सेलरेशन वाले लेक्चर के अंदर देखना आपको मिल जाएगी। तो f बराबर क्या आ गया, ma। इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर आपसे फोर्स पूछे तो वो किसके बराबर होता है, चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो क्या होता है, क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, वैसे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है ना, F बराबर ma। अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एक तो निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। बस चेंज इन मोमेंटम मैंने बोला था ना, तीनों में से कोई बदला तो बदल जाएगा। चलो अब आपकी बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। हर चीज आपको अच्छे से समझ में आई ना, हाँ चलो। तो F इज एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना आया था, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और इसी को क्या बोलते हैं, F इक्वल टू ma। क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक 5 kg क्या कोई ऑब्जेक्ट है, तो पता चला कि मास कितना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देना, आपको जो जो पता लग जाए, तो मास दे दिया 5 kg, पर 2 सेकंड के लिए क्या हुआ है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है, मतलब कांस्टेंट फोर्स लगा है। कितने टाइम के लिए, यानी टाइम दे दिया 2 सेकंड, बढ़िया सर। और वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया गया है, कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से कितना कर दिया गया है, 7 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। इसका मतलब ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, बस फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। और उसके बाद बोले अगर इसी फोर्स को अपन 5 सेकंड के लिए लगाते, है ना, अगर टाइम 2 सेकंड की जगह कितना करते, 5 सेकंड कर देते, तो आपका फोर्स कितना आता। तो बहुत सिंपल हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये वाला कैलकुलेट करते हैं। तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये आता है ना। तो यहाँ पे टाइम तो है मेरे पास, डेल्टा P नहीं है। डेल्टा P क्या होता है, mv माइनस mu डिवाइड बाई डेल्टा T, ये ना फाइनल वेलोसिटी। m तो कितना है, 5 kg, m इंटू में v माइनस u, मतलब मैं v माइनस u नहीं लिख रहा हूँ, 5 इंटू में v की जगह कितना रखना है मुझे, फाइनल बोलो 7, माइनस u की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, डिवाइड बाई टाइम कितना ले लिया हमने, 2 सेकंड। ध्यान से देखो, कैलकुलेट करो, 5 इंटू 7 में से 3 गए, कितना बचा, 4/2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स आया 10 न्यूटन। यानी अगर उसको अपन ने 2 सेकंड के अंदर इतना चेंज लाए तो कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लो कि तुम ये जो चेंज लेके आ रहे हो वो 5 सेकंड के लिए ले हो। अगर आपका इफ टाइम कितना हो जाए, 5 सेकंड हो जाए, तो जो F आएगा वो कितना आ जाएगा। अरे भाई ये चेंज इन मोमेंटम तो वही आने वाला है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है ना। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 5 इंटू में 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 न्यूटन। देखो जरा, टाइम जैसे ही बढ़ गया तो फोर्स कम हुआ कि नहीं हुआ, इसके अंदर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा है कि नहीं है, यही तो बताना चाह रहा हूँ। यही न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम अपने आप ही हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई ना। चलो बढ़िया है, एक क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर इसी फोर्स को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका मतलब था फोर्स कितना आया था, 10 न्यूटन आया था ना, अभी निकाला था 10 न्यूटन आया था। ठीक है, तो फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अब फोर्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी mv माइनस mu डिवाइड बाई टाइम। अब इसने बोला टाइम अगर 5 सेकंड कर दूं तो ये v कितना आएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये तो कितना था, मास कितना था, 5 kg, इनटू में वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अगर 5 सेकंड के लिए लगा दूं तो वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वैल्यू v निकालना है। माइनस u कितना था, वो 3 था। अरे 3 से 7 हो गया था, वो तो 2 सेकंड में हो गया, 3 से 7 2 सेकंड, डिवाइड बाई टाइम कितना कर दो, 5 से 5 गया तो v बराबर कितना जाएगा, v माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 10। तो v बराबर 3 उधर चला जाएगा, कितना आएगा 13। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 13 सेकंड। हाँ, मैंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ले लिया था, बट ठीक है, बात समझ आ गई ना। हाँ चलो, कुछ नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं। F एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा P। केमिस्ट्री जितना याद, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी इसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, पर बच्चों को फिर भी मुश्किल लगता है, लगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखना 9.2 है आपके बुक का, वो उसमें बोल रहा है आपको किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। एक तो है 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, कौन सा है, 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, और इसका एक्सेलरेशन हमें कितना करना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है,
एक 4 kg वाला ऑब्जेक्ट और उसका एक्सेलरेशन कितना करना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना है, ठीक है ना। हाँ, तो किसमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें देखो F इक्वल टू कितना होता है, अभी मैंने सिखाया था डेल्टा पी, लेकिन ये एक्चुअली एम ए ही तो होता है। अरे होता है ना, F इक्वल टू कितना होता है, एम ए। तो F इक्वल टू कर दो एम ए, एम कितना है 2, ए कितना है 5, कितना आएगा 10 न्यूटन। इसको 10 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। इसका F4 इंटू में 2 बोलो तो कितना जाएगा, बोलो 8 न्यूटन। तो किसको ज्यादा पड़ेगी, इसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो 10 ज्यादा होता है एंड यस आपका आंसर भी करेक्ट है, इसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ रही है। कितना सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है कि नहीं है, बस बार बार इसको लिखते जाओ। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, एम कॉमन ले लो, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, और ये क्या बनता है एक्सेलरेशन, तो क्या बन गया एम ए। बस ये चीजें अपन ध्यान में रख सकते हैं। ओके बेटा, समझ आई चीज। चलो 9.3 वाला क्या है, एक कार है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा आपको। और ब्रेक जब लगाया गया तो ये 4 सेकंड में रुकती है, तो टाइम कितना लेता है 4 सेकंड। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, अरे इनिशियली 108 किलोमीटर पर आवर से जा रहा ना, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। मीटर पर सेकंड क्या करते हैं, 5/18 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और ये जाता है कितनी बार, 6 बार, 18 सेकंड 108, हाँ कितना हो गया 6 पंजो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कूल, ये समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ये बात, ठीक है सर। और टाइम कितना दिया गया टी, तो मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या, अरे रुक गया ना, फाइनल में तो रुक गया ना लास्ट में, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम दे दिया आपको 4 सेकंड। हाँ, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और आपको मास दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल जितने उस कार के अंदर यात्री वगैरह सब बैठे ना, पैसेंजर, उनका जो मास है वो है 1000 kg भाई, ठीक है, इतना दिया हुआ है। बहुत सिंपल है कि नहीं है, बहुत सर सिंपल है। एफ एक्सटर्नल अगर मुझे निकालना है तो मुझे निकालना है एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही किया ना, डिवाइड बाई टाइम। सर सही है सर, v तो 0 नहीं हो गया क्या, तो ये दोनों का गुणा कितना हो गया 0, हाँ ये तो 0 हो गया, कुछ नहीं करना, माइनस m कितना है 1000 है, बहुत बढ़िया, इनटू में u इनिशियली कितना है 108, नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, यूनिट का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाई टाइम, टाइम अगर ये सेकंड में दिया हुआ तो बढ़िया, अगर मान लो मिनट में दिया होता तो सेकंड में लेके आते भाई, तो कितना है 4। ध्यान से देखो कितना जाएगा, कुछ काटापटी हो गया, 250 से कट गया, सीधा सीधा माइनस में आएगा उत्तर, 25 75 और 2 0 और माइनस में आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, माइनस का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा माइनस में है, इसका मतलब है उसने मोशन के अपोजिट लगाया। मतलब जो आपकी कार है वो जा तो इधर रही है ऐसे, और जो फ्रिक्शन है उसके टायर में लगा वो फ्रिक्शन वो इधर लगा है, जा इधर रही है वो लगा है इधर, इसी का मतलब है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आई है, किसके, इस यू का अपोजिट आ गया है, बस ये है, और कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो ना, डायरेक्शन क्या आ चुकी है, अपोजिट आ चुकी है। चलो बाकी क्वेश्चन किधर 9.3 हो गया अपना, 9.3 ठीक है, 9.4 कर लेते हैं। 9.4 बोल रहा है एक 5 न्यूटन का फोर्स है और ऑब्जेक्ट है m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। कोई फोर्स है, कितने का है, F इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 न्यूटन, बढ़िया सर। और जो मास है m1 उसको कितने का एक्सेलरेशन देता है, m1 को जो एक्सेलरेशन देता हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और m2 को कितने का देता है, वो देता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है। हाँ, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, कुल मिलाकर आपको m1 और m2 ही निकालना है, ठीक है सर। यहां से निकालो तो F इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे m ए होता है कि नहीं होता है। F कितना लगाया 5 न्यूटन, m कितना है निकालना है, m1 निकालना है ना, इनटू में a कितना है 10, तो m1 कितना आएगा 5/10 नहीं हो गया, अरे भाग दे दो ये गुणा में, तो कितना आएगा 1/2 kg आया, 1/2 kg आया, ठीक है सर। इसके लिए देखो फिर सर, इसके लिए भी यही लगा दो, F इक्वल टू m ए, F कितना है 5, m कितना है m है 20 नहीं है, m को तो पता ही नहीं है ना, वो तो m2 है, इनटू में a पता है इसका, a कितना है 20, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा 5/20, यानी 1/4 भाग गया, तो 1/4 kg। तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 हुआ कि नहीं हुआ, वो ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/4, अरे आधा और पाव कितना होता है 3/4,
3/4 kg आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम लेके भी चेक कर लो कितना आएगा, 3/4 kg आएगा। अब बोल रहा है अगर इन दोनों के ऊपर ये 5 न्यूटन लगा दे तो कितना एक्सेलरेशन आएगा। अगेन क्या लगाना है, F = ma। इस बार F का पता है, M का पता है, बट A का नहीं पता। दोनों को एक साथ मिलाया, ठीक है ना, और फिर वो 5 न्यूटन लगाए तो एक्सेलरेशन कितना आएगा। कैलकुलेट करो, 4×5 20/3 कितना होता है, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भाग देना आता होगा 20/3 ये होता है, ठीक है। 20/3 लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, बस बहुत बढ़िया, कितना सिंपल चीजें। एक क्वेश्चन और है लास्ट आपका 9.5। अरे समझ आया ना, ΔP/ΔT ही क्या है, MA है। कहाँ क्या यूज करना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते जाएंगे तो आपका काम हो ही जाएगा। अब बोल रहे हैं एक लंबी सीधी रेखा में जा रही 20 मास दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, मैं तो सीधा देखता हूँ डाटा के ऊपर क्या दिया हुआ है, बस 20 kg का आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है V और T, और वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। यहां पे मार्क कर रखा है उन्होंने 20। सबसे बड़ी बात, ये जो चीज दे रखी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है। यस, मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये कौन सा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मीटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखेंगे अपन। और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो 10, मुझे इनसे मतलब, बाकी और भी चीजें दे रखी हैं उनसे ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। आपको बोल रहा है कि आपको रेस्ट में लाने के लिए कितना बल आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो ये 20 से कहां पे चला गया, 0 में नहीं चला गया। देखो इनिशियली, यानी U बराबर कितना है, U बराबर है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में ले आओ तो किसका भाग दो, 100 का, किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 1/5, अरे 20×500 मीटर पर सेकंड। फाइनली रुक गया, देखो U इतना है और फाइनली देखो इस वाले एक्सिस पे कुछ आया क्या, कुछ भी नहीं आया, तो ये क्या होगा, रुक गया। तो V = कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। ग्राफ देखना आता होगा ना, हाँ देखो फाइनल वेलोसिटी देखनी है, तो फाइनली कहां पहुंच गया, यहां पर, जब टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड। टाइम सेकंड में गिवन है क्या जी, टाइम सेकंड में गिवन है। तो जब टाइम 10 सेकंड है तो इसके ऊपर देखो ये कितने पे आ गया, 0 पे आया कि नहीं आया, और इनिशियल T = 0 है तो 20 पे चल रहा है। बढ़िया सर, ये दोनों चीज हमें समझ में आ गई, आया कि नहीं आई, अरे बात समझ आ गई ना। अब हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वो निकाल लेते हैं। F = कितना होता है, ΔP/ΔT, ΔP/ΔP। देखो अगर आपको एक्सेलरेशन दिया जाए, ठीक है ना, त्वरण दिया जाए तो ये लगाएंगे, और अगर आपको वेलोसिटी दे दी जाए तो ये लगाएंगे। कुल मिलाकर इतना ही ध्यान में रखो, बेसिकली इसी से आया है, इससे आया है, एक ही बात हुई ना। हाँ, अगर एक्सेलरेशन दिया जाए, अगर एक्सेलरेशन दिया जाए तो ये लगाएंगे F = ma, और अगर वेलोसिटी दी जाए तो ये लगाएंगे dP/dt। बस समझ आ गई ना, बहुत बढ़िया सर। तो ये हो गया ΔP, और इसको कैसे लिखते हैं, आपको वेलोसिटी गिवन है ना, देखो U और V, तो क्या होगा, mv - mu / टाइम। सर समझ आता है। m कितना है, m है 20 ग्राम, हमें ग्राम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, किलोग्राम। तो किलोग्राम को लाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, kg आएगा। बस इतना ध्यान में रखो, kg में आ गया, बढ़िया है। तो m की जगह, m तो बाहर ही ले लूं, दोनों जगह आ गया, और ये कितना आएगा, अरे v तो 0 हो गया, v तो कितना हो गया, 0, तो खत्म, खलास, माइनस, 0 माइनस माइनस में आने वाला है। m कितना है बोलो, m है 20/1000 इंटू u कितना है 1/5। अब टाइम का डिवाइड भी करना पड़ेगा, बताओ ये 20 से 10 आने में कितना टाइम लिया, मतलब 20 से 0 आने में कितना टाइम लिया, 10 सेकंड। तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। F = पहली बात तो माइनस में आएगा, एंड कुछ कटा क्या, हाँ जैसे ये कट रहा है, इससे 4 टाइम्स कट गया, बढ़िया। तो ये कितना हो गया, 4 / एक तो ये 3 0 तो ये रहे, चौथा 0 ये रहा, 4 0। तो ये F = कितना आएगा, -0.0004 न्यूटन। बहुत कम आ रहा है, मतलब कम आ रहा है बट यही आ रहा है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, यस 0.004 न्यूटन, है ना। तो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब जो फोर्स लगा है वो सेम डायरेक्शन में लगा है, और वेलोसिटी अगर कम हो रही है मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, जिसको अपन फ्रिक्शनल फोर्स भी जानते हैं। यहाँ पे अपन मान सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स लगा, या हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स और अपन ने एक्सटर्नल ही लगाया हो। फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल है वैसे। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया मैंने, तो अच्छे से समझ में आया भी होगा। जैसे क्या है इसमें, F external = ΔP/ΔT। तो मैंने अभी तक आपको 2 लॉ करा दिए। पहला लॉ क्या था,
न्यूटन का, मैं रिवाइज करके बस सेशन एंड कर रहा हूँ। तो पहला लॉ था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बाह्य असंतुलित बल ना लगे, तब तक वो अपना मोशन चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, अब वो लग कितना रहा है ये भी तो बता दो, लग कितना रहा है, तो वो इतना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, एम ए। बस यही है अपन पूरा इस चर्चा का सार। हाँ, ये एफ इक्वल टू एम ए तभी लगेगा जब आपका एम क्या रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। आपके 9वीं क्लास के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर एम बदल रहा है, तो आपको सोचना ही नहीं है, एम क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बदल सकता है। मैंने चीजें कही कि आपका ये मोमेंटम चेंज होना चाहिए, वो कैसे कैसे हो सकता है, वो 3 तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है ना, 2 ही नहीं है, 3 तरीके हैं, क्या तो मास बदल जाए, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, या डायरेक्शन बदल जाए, या मतलब कोई सा कैसे बदले, लेकिन कम से कम इनमें से एक बदल जाए तो मोमेंटम बदल गया, और मोमेंटम बदला तो फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन है जो पीछे देखे है ना, बहुत सारे, वो भी आप कर लोगे, अच्छे से कर लेना बेटा। ठीक है, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।